वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। आप वाटर के स्टेट्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। तो आप इनको के स्टेट्स को अगर आपस में इंटरचेंज करना है या ओनली चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। आप कितनी जल्दी जो है आइस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लिक्विड स्टेट मतलब वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है या वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, आपको हीट की सप्लाई देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको वाटर को चेंज करके आइस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वाटर से आइस फॉर्म करना है तो वाटर को आपको कोल्ड एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, लाइक फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। फ्रीज़र में रखने पर वाटर फ्रीज़ हो जाएगा और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी आइस को आप फ्रीज़र से बाहर निकालोगे तो आइस मेल्ट हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक मोर टू नो है, इसको देखते हैं क्या है। AWG जिसका फुल फॉर्म 1 मार्क्स में पूछा जाता है या 0.5 मार्क्स का, जिसका फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। ये जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन होती है ये ह्यूमिड एयर से, ह्यूमिड मतलब क्या, एक ऐसा एयर जिसमें वाटर है, वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर एटमॉस्फेरिक एयर में जो ह्यूमिड एयर है, वाटर वेपर्स हैं, उनको कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद उसको ड्रिंकेबल वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, इसमें कौन सा मैकेनिज्म वर्क करेगा, इसमें कंडेंसेशन का मैकेनिज्म वर्क करेगा। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे एटमॉस्फेरिक जनरेटर मशीन है, उसने अपने अंदर के टेम्परेचर को कोल्ड टेम्परेचर बनाया हुआ है। अब आसपास में हॉट एयर्स जो है, ह्यूमिड एयर जो है, वो एटमॉस्फेरिक जनरेटर मशीन में जैसे ही आई, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कूल डाउन है, अब उस एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गई और इस तरीके से ड्रिंकेबल वाटर फॉर्म हो जाता है। आई होप बात में समझ में आई हो आपको। ये सेम वही प्रोसेस है जिस तरीके से ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पर जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स आकर के कलेक्ट हो जा रहे थे, क्योंकि अंदर का सरफेस जो है वो चिल था, बाहर का सरफेस हॉट था। तो एयर आई, जैसे ही कोल्ड सरफेस से टच हुई वहाँ पे स्टिक हो गई और कंडेंस होकर वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चंस पूछ रही है कि चलिए वाटर का तो ठीक है हमने पढ़ लिया, क्या वाटर के जैसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं जिनको हम आसानी से सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। देन आंसर विल बी यस। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है कैंडल। कैंडल जो वैक्स का फॉर्म होता है, ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड का। और अगर हम कैंडल वैक्स को जो है हीट प्रोवाइड कर दें तो हम इसे आसानी से कैंडल वैक्स को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप लिक्विड वैक्स जो आपने बनाया उसे फिर से आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकें? तो बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या करने पड़ेगा, जो लिक्विड वैक्स है उसे सॉलिड में चेंज करने के लिए उसे कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो कर देना पड़ेगा। क्या कुछ और भी ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको इजीली आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? द आंसर विल बी यस। कोकोनट ऑयल, अगर विंटर सीजन आ जाता है तो यही कोकोनट ऑयल इजीली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि वाटर हो या कोई भी अदर सब्सटेंस हो जो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम हीट प्रोवाइड करके या टेम्परेचर को कूल डाउन करके इंटरचेंज, उनके स्टेट में इंटरचेंज इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ से 1 मार्क्स के 2 डेफिनेशंस आपके कीवर्ड में प्रिपेयर हो जाते हैं, डिफाइन वर्ड में तैयार हो जाते हैं। फर्स्ट है मेल्टिंग और सेकंड है फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है मेल्टिंग, लेकिन इसी का अपोजिट हो जाना, लिक्विड का फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है फ्रीजिंग। चलिए अब हम आगे चेक करेंगे कि ये जो सॉलिड लिक्विड गैस हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं वाटर के, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है।
क्या आपस में ये इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं। एक्टिविटी 8.6 इसमें एक डायग्राम है, उसके थ्रू हम जो है जानेंगे इनका आपस में क्या कनेक्शन है। यहाँ पे एक बॉक्स गिवन है, इसमें लिखा हुआ है सॉलिड, साथ में ये एक एरो है बता रहा है, एरो है और यहाँ लिखा है 1, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि सॉलिड को मेल्ट किया जा रहा है। और सॉलिड को मेल्ट करने पर हम सबको पता है क्या बनेगा, लिक्विड। और इस लिक्विड के आगे आगे एक एरो है और यहाँ क्या हुआ होगा, जो ये सी फॉर्म हुआ होगा। तो लिक्विड में हम क्या करेंगे, एवेपोरेट करेंगे, सॉरी लिक्विड को हम क्या करेंगे, एवेपोरेट करेंगे, तो ये वाटर वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म हो गई है। इसे फिर से अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको तब करना पड़ेगा क्या बेटा, जब गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कंडेंसेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन। और लिक्विड को अगर आपको सॉलिड में फिर से चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, फ्रीजिंग कर देंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ कैन वाटर बी एवेपोरेटेड फास्टर आर स्लोअर। आप किस तरीके से वाटर एवेपोरेशन के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। आपने 8.1 में एवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, इसमें आपने पढ़ा था कि वाटर पडल से वाटर कैसे डिसअपियर हुआ था, एवेपोरेशन के थ्रू। हमें स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग थोड़ी देर के बाद गायब हो गई, कौन से प्रोसेस के थ्रू, एवेपोरेशन के थ्रू। फ्लोर पर पोछा लगा और वो पोछा लगने के थोड़ी देर के बाद वाटर डिसअपियर हो गया, कौन से प्रोसेस के थ्रू, एवेपोरेशन के थ्रू। तो ये आप सब पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। आपको अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को देखना है और देखना है कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो वाटर एवेपोरेशन को और ज़्यादा फास्ट होने में अफेक्ट करते हैं, और कैसे कोल्ड डे में और हॉट डे में एवेपोरेशन में चेंज आ जाता है, एवेपोरेशन के रेट में चेंज आ जाता है। ये सब आपको अपने फ्रेंडों के साथ डिस्कस करना है। आपके डिस्कशन में हेल्प होने के लिए एनसीईआरटी ने आपको कुछ वर्ड्स बता दिए हैं। वो वर्ड्स क्या क्या हैं, फैन, ड्राई क्लॉथ्स, स्वेटिंग, विंडी डेज, हॉट डेज, रेनी डेज। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 8.7, जिसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं, फास्ट कर देते हैं। हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 8.7, लेट अस इन्वेस्टिगेट। आपको क्या करना है, बॉटल लेनी है और बॉटल में से उसके छोटे से कैप को निकाल लेना है और उस कैप में आपको वाटर डाल देना है, या तो सैनिटाइज़र डाल दीजिए आप। अब उतना ही वाटर जितना आपने उस कैप में डाला उतना ही वाटर आप एक प्लेट लीजिए और उस प्लेट में भी रख दीजिए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो आपने बॉटल कप लिया, सॉरी बॉटल का कैप लिया और जो प्लेट है, दोनों के एरिया में डिफरेंस है। बॉटल कैप का सरफेस एरिया कम है और जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो वही बता रहे हैं कि दोनों के एरिया, बॉटल कैप और प्लेट के एरिया क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आप बॉटल कैप को और प्लेट को एक दूसरे के पास रख दीजिए और बॉटल कैप से वाटर के एवेपोरेट होने में, कंप्लीटली एवेपोरेट होने में कितना टाइम लगता है और प्लेट से वाटर के कंप्लीटली एवेपोरेट होने में कितना टाइम लगता है, इसका एक रिकॉर्ड बनाइए। ठीक है, अब एक्टिविटी आगे कंडक्ट करने से पहले बच्चे आपस में कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं एक दूसरे से। फर्स्ट चाइल्ड कह रहा है, व्हाट कंडीशन डिड वी कीप द सेम। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आपको सेम रखनी पड़ेगी जब आपको ये एवेपोरेशन का प्रोसेस करना है। तो आप यहाँ पे सेम क्या रखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर। सेकेंड चाइल्ड कह रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में चेंज क्या करना है, तो एक्सपोज्ड एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि बॉटल का एरिया जिसमें वाटर है कम है और उसी प्लेट का एरिया ज़्यादा है, तो चेंज किस में आया, कॉन्टैक्ट एक्सपोज्ड एरिया में। व्हाट डिड बी मेजर, थर्ड साइड कह रहा है कि हमें क्या मेज़र करना है, हम मेज़र करेंगे कि वाटर के कम्प्लीटली एवेपोरेट होने में कितना टाइम लगता है। चलिए, जब हमने एक्टिविटी कर ली, अब एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे एक्सपोज्ड एरिया वाटर दे दिया गया है। पहला है बॉटल कैप और दूसरा है प्लेट। अच्छा, बॉटल कैप का जो सरफेस एरिया है वो कम है तो वाटर के एवेपोरेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन
जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे एवेपोरेशन होने में टाइम कम लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉटल कैप छोटा होने की वजह से सनलाइट जो आएगी तो छोटे से सरफेस पे आएगी, और सरफेस का आउटर सरफेस जो है थोड़ा सा हीट लेगा तो अगले मॉलिक्यूल को देगा, फिर वो अगला मॉलिक्यूल वो हीट लेगा, तो उसको हीट अप होने में और एवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो प्लेट होगा उसमें वाटर के मॉलिक्यूल पहले से फ्लो होकर के स्प्रेड हो गए हैं, बहुत पतली सी थिन लेयर फॉर्म हुई है, वो सारे ही एक बार में सनलाइट को ले लेंगे और हीट अप होके इजीली कंप्लीटली लेस टाइम में एवेपोरेट हो जाएंगे। आगे सेम यही इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया है कि इस इन्वेस्टिगेशन से आपने क्या कंक्लूज़न ड्रॉ किया। आपने ये कंक्लूज़न ड्रॉ किया कि अगर वाटर के प्लेट को आप वाटर पे स्प्रेड कर दोगे तो आपने कांटेक्ट एरिया को क्या किया, बढ़ा दिया। मतलब अब जो वाटर है, प्लेट में जो वाटर है और जो एयर का कांटेक्ट है उसको बढ़ा दिया आपने, तो एवेपोरेशन की स्पीड क्या हो गई, फास्ट हो गई। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर हम वाटर ना लेकर के हम मिल्क में सेम एक्टिविटी परफॉर्म करें तो क्या होगा। सेम प्रोसेस तो होगा, एवेपोरेशन तो होगा, लेकिन मिल्क में हो सकता है कुछ रेमिनेंट रह जाएं, कुछ रेजिड्यू रह जाए, क्योंकि मिल्क जो होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो वो मिनरल्स रह जाएंगे, उनका एवेपोरेशन नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या कुछ और भी अदर फैक्टर्स हैं, अदर कंडीशंस हैं जो वाटर के एवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया सरफेस एरिया, क्या इसके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो वाटर के एवेपोरेशन के रेट को बढ़ाते हैं। आपको एक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है पहले वाली एक्टिविटी से मिलते जुलते ही, ठीक है, और फाइंड आउट करना है कि वो कौन कौन से अदर फैक्टर हैं जो वाटर के एवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं, और आपको क्या चेंज करना पड़ेगा एवेपोरेशन बढ़ाने के लिए, क्या चीज़ें सेम रखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और एक डेटा कलेक्ट करना है, डेटा रिकॉर्ड करना है और आपको अपने फ्रेंडों के साथ डिस्कस करना है। जब आपको एक्टिविटी करनी है तो क्या कंडीशन आप सेम रखेंगे, द कंडीशन जो सेम रहेगी वो होगा अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर आपका क्या रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है। वो कंडीशन जो चेंज होगी, जैसे आप कह सकते हैं कि आपने सरफेस एरिया चेंज कर दिया, या आप कह देंगे कि आपने यहाँ एक कंडीशन रखी कि वाटर को एवेपोरेट करने टाइम पे सन में रखा, दूसरा आपने शेड छाए में रख दिया, तीसरा जब आपने एवेपोरेशन कराया उस टाइम पे जो है रेनी डे था, रेनी सीजन था। अच्छा, सबसे पहले जब सनलाइट रहेगी, सनी डे में आपने एवेपोरेशन कराया तो टाइम लेस लगेगा और एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। जब आपने शेड में कराया, छाए में कराया, तो एवेपोरेशन का रेट स्लो होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने रेनी डे में कराया, रेनी डे में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी कुछ और भी फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं जो वाटर के एवेपोरेशन के रेट को फास्ट या स्लो कर सकते हैं? तो हम एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले आती है एक्टिविटी 8.8, लेट अस एक्सप्लोर। आपको दो आइडेंटिकल बॉटल्स लेने हैं और उन आइडेंटिकल बॉटल्स के कैप भी एक जैसे होंगे, तो उनको निकाल लेना है, ठीक है। आइडेंटिकल वाटर जो होंगे उनके जो कैप होंगे वो भी एक जैसे होंगे, तो वो आपको निकाल लेना है और दोनों में सेम अमाउंट में वाटर आपको फिल कर देना है। और आपको एक कैप को सनलाइट में रखना है जिसमें वाटर फिल है, और दूसरे कैप को जिसमें वाटर फिल है उसे सिर्फ छाए में रखना है। दोनों कैप को हर 15 मिनट के गैप पे जाकर के चेक करना है, ऑब्जर्व करना है कि एवेपोरेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं। जब दोनों में कंप्लीट वाटर का एवेपोरेशन हो जाए तो जो भी आपका रिकॉर्ड आया है उसमें जो टाइम लगा है वो आप चेक करिए। आप यही एक्टिविटी सेम बॉटल में जो कैप में जो वाटर है उसको आप एक को विंडी एरिया या रेनी डे में भी रख करके देख सकते हैं, जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो या जब बहुत बारिश का सीज़न हो, उस टाइम पे भी ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। ओवरऑल आपने जब धूप में रखा, जब छाए में रखा, जब बारिश के सीज़न में रखा या जब बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो इन सब में क्या चेंज देखा, क्या कॉमन फैक्टर देखा, ये हम देखते हैं।
कि जब आपने सनलाइट में रखा तो एवापोरेशन का रेट फास्ट था, लेकिन उसी को शेड में आपने रखा तो एवापोरेशन का रेट स्लो था। कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, जब आप क्लॉथ को सनी डेज में रखते हो, जब बहुत तेज धूप होती है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन क्या ये कपड़े उतनी ही तेजी से सूखते हैं या स्लो सूखते हैं जब हवा बहुत तेज चलती होती है? ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जब हवा बहुत तेज चलेगी तब भी क्लॉथ जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि एयर में मूवमेंट्स ज़्यादा है, वो इजीली वाटर को लेकर के फास्टली एवेपोरेट हो जाएंगे, एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूखते, उनका रेट जो होता है वो स्लो होता है? इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे रेनी डेज में एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें ऑलरेडी हाई अमाउंट में ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, एयर प्रेजेंट है। अब जब एयर में पहले से ही जो है वाटर प्रेजेंट है, तो वो जो भी आपने कपड़े फैलाए हैं वो उसमें से वाटर क्यों लेगा? इसीलिए वाटर का एवापोरेशन का रेट क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। इफ़ यू वॉन्ट टू ड्राई, अगर आपको रेनी डेज में, बारिश के सीज़न में अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी से फटाफट से सुखाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या टूल्स, टेक्निक, मेथड आप यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं रेनी सीजन में जो एयर होती है उसमें जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में, इसीलिए रेनी डेज में जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कूलिंग इफेक्ट। अभी की मदर जो है वो पहले अपने घर में स्टेनलेस स्टील का यूज़ करती थी ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए, और अभी उन्होंने स्टेनलेस स्टील पॉट को रिप्लेस कर दिया है एक अर्दन पॉट से। वो एक चीनी मिट्टी वाला मटका ले आई हैं और वो उन्होंने स्टील वाले पॉट को हटा दिया है, और अभी जब स्कूल से वापस आती है तो वो इस अर्दन पॉट को बड़े ध्यान से देखती है और उसमें से वाटर लेकर के पीती है। तो अभी एक्सप्रेस जो होती है वो बहुत सरप्राइज़ हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों है कि इस अर्दन पॉट में जो वाटर है वो बहुत ठंडा है, लेकिन स्टेनलेस स्टील वाला जो पॉट था उसमें इतना पानी ठंडा कभी नहीं हुआ। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो अर्दन पॉट होता है उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर एवेपोरेट होते हैं, सीप आउट होकर जो है बाहर वाले सरफेस पे आ जाते हैं एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, और जब सीप आउट होकर बाहर आ जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या कूलिंग इफेक्ट के आप कुछ और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस, जैसे जो है फ्लोर पे पानी छिड़कना जिससे ठंडक बनी रहे, या छत पर गर्मी के सीज़न में पानी डालना, क्यों? क्योंकि कूलिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल होता है ये सब। यहाँ पे अभी कह रही है, अब मैं समझ गई कि जब मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मी के सीज़न में और मैं पंखे के नीचे बैठती हूँ तो क्यों हमें ठंडक महसूस होती है? क्योंकि हमारे जो स्वेट होते हैं वो एवेपोरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। अभी हम इस कूलिंग इफेक्ट से मिलता जुलता हुआ एक मॉडल तैयार करेंगे। आपको 2 अर्दन पॉट लेने हैं, 2 डिफरेंट साइज़ के, ठीक है? एक बड़ा साइज होना चाहिए, लार्जर साइज, दूसरा स्मॉलर साइज होना चाहिए। जो लार्जर साइज का पॉट है उसके बॉटम में आपको एक सैंड की लेयर बना देनी है। अब उस सैंड की लेयर के सेंटर में, मतलब वो जो लार्जर वाला पॉट है, आपने सेंटर में सैंड की लेयर बना दी बॉटम में, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक दूसरा पॉट रख देना है और बीच में जितना भी गैप है इसमें आपको सैंड डाल देना है। सैंड डालने के बाद क्या करना है, अब जो छोटा वाला आपका पॉट है उसको ऊपर से आपको एक ढक्कन से या वेट जूट के सैक से कवर कर देना है, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, आप चाहें तो ये एक ड्राइंग के थ्रू भी बना सकते हैं, और इतना करने के बाद जो सैंड है उसमें आप वाटर भी डाल दीजिए और फिर 4 to 5 आवर के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कि क्या ये ठंडा होता है कि नहीं। हाँ, उसके ठंडा होने में, कूल होने में क्लाइमेटिक कंडीशन भी जो है उसका भी अफेक्ट होता है कि उस टाइम पे मौसम कैसा है, और जो अफेक्ट आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा पॉट के अंदर, ठंडक आपको महसूस होगी, वो कूलिंग इफेक्ट की वजह से होती है। आप चाहें तो स्मॉल वाले पॉट के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब भी रख सकते हैं।
1 हफ्तों तक, लेकिन आप लगातार चेक करते रहिए कि वो जो वेजिटेबल और फ्रूट्स में फ्रेशनेस है या नहीं, क्या पॉट कूल है या नहीं। और रेगुलर बेसिस पे सैंड में वो जो है उसको मॉइस्ट बनाने के लिए वाटर भी डालते रहिए, जिससे आप ठंडक बनी रहे। कितने दिनों तक आप इस तरीके से करके वेजिटेबल और फ्रूट को फ्रेश रख सकते हैं, इन सबको आप चेक करते रहिए। क्या कुछ और भी चीज़ें हैं सैंड के अलावा जिसे हम दोनों पॉट के बीच में रख सकते हैं जिससे कूलिंग इफेक्ट मेंटेन रहे? इसका आंसर आप लोग बताइए। साथ में कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डायग्राम गिवन है, ये सुराही का जो डायग्राम गिवन है, इससे आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। इसे सुराही कहा जाता है। गर्मियों में हम इसका यूज़ पानी पीने के लिए करते हैं। आई होप ये इतना वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।